सोचिए, एक बेटा घर से सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि उसे अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनानी थी। किसी के कर्ज चुकाने का सपना था तो कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्यादा कमाना चाहता था। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस घर से वो नौकरी के लिए निकले हैं वहां उनकी सिर्फ खबर लौटेगी, वो खुद कभी नहीं लौट पाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले ने दो परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आखिर ये दोनों मजदूर कौन थे, कश्मीर क्यों गए थे और उस दिन आखिर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिक। आज की कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं, ये कहानी है दो ऐसे आम भारतीयों की जो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं थे, जो किसी विवाद में नहीं थे, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए दो वक्त की बेहतर जिंदगी कमाने के लिए निकले थे। लेकिन आतंकवाद ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। बताया गया कि हमलावरों ने बेहद करीब से गोलियां चलाई। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर आम मजदूर आतंकियों के निशाने पर क्यों आते? ये मजदूर कौन थे? पहले मजदूर का नाम था दीपक रात्रे। वो बिहार के रहने वाले थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कश्मीर जाकर मजदूरी करेंगे, जहां उन्हें अपने राज्य से ज्यादा कमाई मिल सकती थी। उनका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना था कि घर वालों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। 24 साल के दीपक रात्रे के परिवार का दर्द तब इस बात से और बढ़ गया जब उनका अंतिम संस्कार कश्मीर में कर दिया गया और उनका शव घर नहीं लाया गया। उनके चाचा दिलहरन सांडे के अनुसार दीपक के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो 4 साल के थे, जिसके बाद दीपक, उनकी मां और छोटा भाई छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के हरदीद गांव में अपने चाचा के परिवार के साथ रहने चले गए। सैंडे ने कहा कि उनका छोटा भाई जन्म से ही विकलांग है। हमने उनकी पढ़ाई, काम और शादी का ध्यान रखा। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें उसे अलविदा कहने का मौका कभी नहीं मिला। दूसरे मजदूर थे भूपिंदर भैना। उनकी कहानी भी लगभग कुछ ऐसी ही। वो भी अपने परिवार के लिए ज्यादा कमाने के लिए कश्मीर गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि मेहनत करने गए ये लोग आतंकवाद का शिकार बन जाएंगे। भूपिंदर भैना की मामा गणपत भैना के मुताबिक हमलावरों ने गोली चलाने से पहले मजदूरों की पहचान वेरीफाई की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मारने से पहले आतंकवादियों ने उनसे उनके नाम और धर्म पूछे और उनके आधार कार्ड चेक किए। उन्होंने उन्हें उनकी झुग्गियों से बाहर बुलाया, जब शायद उनकी पत्नियां झुग्गियों में खाना बना रही थी। दीपक काम के लिए 5 बार कश्मीर गए थे। जून में कश्मीर जाने से पहले उन्होंने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी काम किया था। वो और उनकी पत्नी कश्मीर में काम मिलने के आधार पर हर दिन लगभग 1000 रुपए कमाते थे, जबकि छत्तीसगढ़ में वो हर दिन लगभग 600 रुपए कमाते थे, जहां काम मिलना भी पक्का नहीं था। उनकी माँ उनके साथ काम करती थी, जबकि उनका छोटा दिव्यांग भाई उनके 2 साल के बच्चे की देखभाल करता था। उसके चाचा दूसरी जगह पर काम करते थे, जो उस जगह से लगभग 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ दीपक की हत्या हुई थी। दीपक को अपना घर बनाने की उम्मीद थी और वो 50,000 रुपए का शादी का लोन भी चुका रहा था। वहीं भूपिंदर भैना के लिए ये कश्मीर का पहला दौरा था। वो पिछले 4-5 महीनों से वहां काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल शहर बद्दी में कंस्ट्रक्शन मजदूर के तौर पर काम किया था। वो अपनी पत्नी के साथ ईंट बनाने के लिए कुलगाम गए थे और अपने छोटे बेटे को छत्तीसगढ़ में अपनी नाबालिग बहन के पास छोड़कर गए। शुक्रवार के हमले में भूपिंदर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भर्ती कराया गया था और बाद में सर्जरी के बाद SKIMS श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। अब सवाल आता है कि आखिर बिहार और दूसरे राज्यों से इतने मजदूर कश्मीर क्यों जाते हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि कश्मीर में निर्माण कार्य, बागवानी, सेब के बाग, सड़कें और कई दूसरे कामों में हर साल बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। कई राज्यों में लोग वहां सीजन के हिसाब से काम करने जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपने गांव या शहर की तुलना में ज्यादा मजदूरी मिलती है। यानी उनका मकसद सिर्फ रोजगार था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले वाले दिन भी ये मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान आतंकी वहां पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने मजदूरों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लोगों की जान नहीं बच सकी। और सबसे दर्दनाक पल तब आया जब परिवारों को फोन किया गया। जिस बेटे के वापस आने का इंतजार था, उसके लौटने की खबर नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर।
घर में मातम छा गया। परिवार वालों ने कहा कि वो सिर्फ मेहनत करने गया था, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। पिछले कुछ सालों में कई बार प्रवासी मजदूर आतंकियों के निशाने पर आए। खैर, ऐसी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन हर बार कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट जाते हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों की तलाश जारी है। सरकार ने घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने दोनों पीड़ितों के परिवार को 20-20 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है और इस हमले को इंसानियत और देश की एकता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और परिवार को भरोसा दिलाया गया कि राज्य सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं, ये कहानी उन लाखों लोगों की भी है जो अपने परिवार के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करते हैं। उनके सपने बहुत बड़े नहीं होते, बस बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और माता पिता की अच्छी जिंदगी। लेकिन जब आतंकवाद ऐसे लोगों को निशाना बनाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की दुनिया उजड़ जाती है। आज की कहानी सुनकर शायद हम एक बात जरूर समझ सकते हैं, आतंकवाद का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उन लोगों को होता है जिनका उससे कोई भी लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ मेहनत करके अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।